उसकी बात कर रहा हूँ, उसी को समझाना है, इसी क्वेश्चन के अंदर है। कहते CM produce and sell smart mobile accessories. It is planning to introduce a low price smart watch for local market. Following information has been gathered in this respect. Research and development team incurred 0.5 million on marketing product research. However, only 0.2 million was paid as an advance and remaining is due for payment in the 2-month time. सारे का सारा irrelevant. ये नहीं कि ये इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं है, आउटफ्लो ये है बट ये इररेलेवेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट, अच्छा ये एक हम नई वर्किंग की तरफ जाने लगे अभी। वो नई वर्किंग क्या है कि जो टैक्स वाले सारे मामला आता है ना, वो हम कहते हैं कि जी वर्किंग में कर लेते हैं, वहां से जो नेट अमाउंट आ जाएगी ना वो हम आकर पेस्ट कर दिया करें। ठीक है, मैं मतलब कि हम यहाँ पर अपना फॉर्मेट इस तरह से रखते हैं कि यहाँ से शुरू कर देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जो जो आता जाता है ना वो यहाँ पर लिखते जाएंगे, और जो टैक्स वाले मामला होंगे ना वो जाकर टैक्स वाले पोर्शन में यानी एक वर्किंग कर लेते और वहां पर हल कर। ठीक है, इसका हमें ये फायदा हो जाएगा कि हमें वो सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कि अच्छा इसको ऊपर लिखे नीचे लिखे, और अक्सर ये है कि ऊपर वाली बंदा चीज भूल जाए, जल्दी में भूल ही ना जाए, फिर एंड पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट और उसकी रेजिडुअल वैल्यू लिखनी है वो हम भूल ही ना जाए। तो हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां पर ही लिख लेते हैं। हमारे साल कितने हैं जी? 5 साल है या 4 है? 0 1 2 3 4 और 5। इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो कहता है आपने करनी है 250 मिलियन की। कहता है इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लांट, द प्लांट वुड बी पार्टली फाइनेंस थ्रू अ बैंक लोन 100 million at the rate of 18%. The interest would be payable annually and the principal amount will be repaid at the end of 5th year. अगर आपको याद होगा तो यही बात उसने एक सवाल के अंदर भी बताई थी, लेकिन ये ICAP का अपना सोल्यूशन है। पहले तो वो बुक्स जो एग्जांपल थी ना, इसमें इसका उसने कुछ नहीं किया होगा ना, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, तो इसने इनफ्लो लिया हुआ है ना इसने आउटफ्लो लिया हुआ है। सिर्फ कितना लिया हुआ है? जो उसकी अमाउंट है 250 मिलियन बस। इसमें एक पॉइंट, अगर हम 150 मिलियन ईयर 1 से लिखे और 100 मिलियन ईयर 5 में लिखे, हाँ ऐसा नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है, लेकिन बेसिकली ना कैश फ्लो में वो हमेशा कहता है कि आपने ना ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लेनी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ताल्लुक होता है वो अदर देन ऑपरेशन होता है, वो तो हमने एक बैंक से लोन ले लिया एक तरह, उसके ऊपर जो आने वाला इंटरेस्ट होता है, पहले तो हम प्रेजेंट वैल्यू लेते हैं ना, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर वैसे ही खत्म करना होता है हमने, तो इंटरेस्ट तो हमने ले ही नहीं सकते क्योंकि हमने प्रेजेंट वैल्यू लेनी है। अब लोन का जो होता है ना वो हमने एक पैसा लेकर ना वो उसको वापस देना होता है, और ये ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इसका कोई काम नहीं है। जैसे आपका एक प्लांट है वो ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, आपकी लैंड और बिल्डिंग है वो ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो ये चीज ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल नहीं होती। तो इस वजह से क्योंकि ऑपरेशन के अंदर ना प्लांट इस्तेमाल हो रहा है तो हमने वो प्लांट एज इट इज ले लिया। पे करना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को इग्नोर करना होता है, लोन लेना देना और साथ ये जो उसका इंटरेस्ट है इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट, द प्लांट वुड बी इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग ओन्ड बाय CM व्हिच हैज बीन करंटली रेंटेड आउट 0.5 मिलियन पर मंथ। कहता है कि जो आपने रेंट पे दिया हुआ है जो एक लैंड और बिल्डिंग है, बिल्डिंग 0.5 मिलियन पे। ठीक है, अब यहां पर इसके ऊपर आपने एक स्टार बनाना है, और ये स्टार मैं आपको मैच करवाऊंगा एक और क्वेश्चन के साथ, सेम स्टेटमेंट, लेकिन उसने ट्रीटमेंट अलग की हुई है। वो जब उस क्वेश्चन पे जाएंगे तो फिर देखेंगे। CM एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस 3000 वॉच पर मंथ, एक महीने में वो 3000 वॉच बनाता है, तो मल्टीप्लाई में 12 कर देंगे तो सालाना वॉचेस आ जाएंगी। सेल वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5% पर एनम। कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज एस्टिमेटेड 4000 पर वॉच। ये एक अच्छी बात होगी कि उसने वेरिएबल कॉस्ट और सेल अलग अलग नहीं बताया, कंट्रीब्यूशन दादी। वेयर एज द एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इज एस्टिमेटेड 58 मिलियन। जो चीज तो है ना एक्सपेंस और ये चीजें वो हम ले जाते हैं साइड पे 1
2 3 4 और 5। और इसमें हमने ये भी एक बात करनी है कि यहाँ पर लिखने हैं रेगुलर एक्सपेंस, जो भी आउट ऑफ फैमिली इनकम एक्सपेंस होंगे ना उसको अलग ही डील किया गया। यहां पर हम आ जाता है कंट्रीब्यूशन। अगर सेम परसेंटेज अप्लाई हो रही होती है ना तो पहली वैल्यू फाइंड कर लें, फिर आगे सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आए जरा, आपके पास जो पहली वैल्यू आ रही है, पहले साल कितनी वाच बिकी? 36,000 मल्टीप्लाई बाय एक वाच की कीमत कितनी है? 4,000। उसके बाद 5% वॉल्यूम चेंज हो रहा है जी, और 9% इन्फ्लेशन है। पढ़ा है ना क्वेश्चन सारा आपने? 5% वॉल्यूम चेंज हो रहा है, 9% इन्फ्लेशन। अगर यूनिट में यानी जो तब्दीली है ऐसे यानी पैटर्न के साथ आ रही है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहली वैल्यू फाइंड कर लें, फिर हर साल मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.0, फिर उस वैल्यू को आगे नेक्स्ट 1.05 1.09 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ऐसा करना कब है? जब पैटर्न एक ही हो। ये ना हो कि पहले साल 10% बढ़ी है, अगले साल 15% बढ़ी है, फिर नहीं, फिर अलग अलग ही करें। फिर क्या तरीका होता है, यूनिट फाइंड कर लेंगे, फिर यूनिट फाइंड करके नई प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले साल की कितनी वैल्यू आ रही है? मिलियन में लिखनी है तो 3 जीरो तो उड़ा दो ना, 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 144 मिलियन। अब क्या करोगे, इसी फैक्टर को मल्टीप्लाइड बाय 1.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.09, कितना आंसर आ गया? 160.8 165 ही लिख देते हैं, मिलियन में लिख देते हैं। कि जो आंसर आया उसको 1.05 मल्टीप्लाई बाय 1.09, 189 247 ठीक होगी बात। अब ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में वो कह रहा है कि आपके पास 58 मिलियन एस्टिमेटेड। पेपर में एक दफा ये सवाल पूरा पढ़ लिया करें, जिसका लिंक को फिर उस हिसाब से कर लिया करें, क्योंकि आपने भी सवाल किया हुआ है, मैंने भी कई दफा करवाया हुआ है, तो इसलिए हमें पता है कि कौन सी वैल्यू अप्लाई करनी है। हाँ जी, तो 58 मिलियन यहां पर पहले साल, क्योंकि उसने कहा कि जो इन्फ्लेशन है ना पहले साल पर अप्लाई नहीं होनी, हर अगले साल पर अप्लाई होनी। तो 58 मिलियन फिर मल्टीप्लाइड बाय, क्या इसके ऊपर वॉल्यूम अप्लाई होगा? इस पर सिर्फ इन्फ्लेशन अप्लाई होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 1.09, 63.2 68.9 75.1 87 को 8 कर लेते हैं, 87 81.9, ये हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा। रेंटल इनकम लॉस, पहले साल आ जाएगा 6 मिलियन। क्यों भला? 0.5 मिलियन। अच्छा, यहां पर आप ये कह सकते हो कि सर एक दफा तो आपने ना रेंटल इनकम के ऊपर पहले साल ये अप्लाई कर दिया था, ठीक है, वो था कि रेंट इंक्रीज हो रहा है, इसमें रेंट इंक्रीज की बात नहीं की, ये तो इन्फ्लेशन इसके ऊपर लगेगी, रेंट इंक्रीमेंटल नहीं। अगर रेंट इंक्रीमेंटल होता ना तो मैं 1 पर भी अप्लाई करता, तो इसलिए इसको डायरेक्ट 6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 1.09 6.54 7.13 7.77 8.47। एडिशनल वर्क, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात से मुराद है कि ये एक वो नई चीज है जो पहले नहीं आई। इसको मैं तरीकाकार बता देता हूं, बल्कि हम पहले सीख लेते हैं। कहते हैं एडिशनल वर्किंग कैपिटल आर इन्वेस्ट एस्टिमेटेड टू बी 15 मिलियन which would be realized 80% of its value at the end of 5th year. No further investment is required is expected during the course of act project. 15 मिलियन आपको चाहिए अभी, ठीक है, तो ये क्या इनकम स्टेटमेंट में आएगा? कि टैक्स वाले पोर्शन में तो नहीं आएगा ना, वर्किंग कैपिटल में तो टैक्स आता नहीं है। इसको हम यहां पर जाकर लिखते हैं वर्किंग कैपिटल,
15 मिलियन आज चाहिए और वापस मिलेगा इसका 80%। उसने खुद ही कह दिया है, ये बात ध्यान से सुननी है। अब इसकी ट्रीटमेंट बताने लगा। इसका जो 20% है वो रिकवर नहीं होगा, इसका मतलब बैड डेट्स हो गए, या इन्वेंट्री या तो खराब होगी या रिसीवेबल है तो वो नहीं मिलने। तो बैड डेट्स का क्या करेगा? बैड डेट्स हमारी एक नॉन कैश आइटम है। दो काम कर सकते हो, अपनी इनकम स्टेटमेंट में माइनस करके टैक्स पर्पस के लिए टैक्स लगा लो, फिर वापस जाकर ऐड बैक कर दो, या फिर उसका सिर्फ टैक्स इफेक्ट ले लो। बात समझ गए हो? अगर वर्किंग कैपिटल कुछ रिकवर नहीं होता, उसकी दो ट्रीटमेंट है। उसको एज एन एक्सपेंस के तौर पर डील कर लो उसके अंदर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर, टैक्स वाले पोर्शन के अंदर, फिर बाद में जब टैक्स लग जाएगा वापस जैसे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते हो। या दूसरा तरीका कार क्या होगा कि उसका सिर्फ टैक्स इफेक्ट ले लो, बस बाकी छोड़ दो। दोनों से आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं है। ये बैड सब क्लियर हो गए? आगे चलते हैं जी। एट द एंड ऑफ 5th ईयर, क्योंकि रिकवरी तो एंड में होनी थी ना, 5वें साल पे। हाँ जी, अब टैक्स सेविंग लेनी है या बैड डेट्स इधर लिख दूं? टैक्स सेविंग ले लेंगे, फिर टैक्स सेविंग ऑन बैड डेट्स, तो फिर यहां पर नहीं लेते। तो यहां पर आप ऐसे ये लिख ले अपना पॉइंट किसी भी जगह पर कि इसका करना क्या है। आप द प्लांट वुड बी डेप्रिशिएटेड 15%, द प्लांट एज ऑफ रीपरचेज 80 मिलियन एट द और करंट प्राइस है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, और सीएम वुड हैव टू इनकर्ड डिसमेंटलिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अच्छा, ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट हमारा आउटफ्लो होगा। वो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट हम उसकी कॉस्ट के अंदर तो ऐड कर देते हैं, जब कॉस्ट इनकर्ड होगी तब उसको हम क्या शो करेंगे? आउटफ्लो। नहीं, वो पहले जब कॉस्ट फाइंड करने लगते हैं ना, उसके अंदर हम अपनी कॉस्ट ऐड करके फिर डेप्रिसिएशन के इफेक्ट भी तो ले लेते हैं ना, उससे अपना प्रॉफिट कम करते हैं तो टैक्स सेविंग हो रही होती है हमारी। पहले जब हम एसेट खरीदते हैं ना, उसमें सारी कमीशनिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड करते हैं, उसकी कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, अब वो कॉस्ट के जरिए हम अपना डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी टैक्स सेविंग आ रही होती है। अब हमारा एक्चुअल में जब खर्चा हुआ, हमारा पैसा तो गया, कैश तो हमारा आउट हुआ। पहले भी कैश, तब वो कैश आउट होने वाली जो अमाउंट होती है ना, वो सिर्फ कमीशनिंग कॉस्ट और वो जो हम बात करते हैं ना उसकी अकाउंटिंग वाली बात कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने के लिए हम कोई क्या क्या अमाउंट लिखते हैं, तो वहां पर कमीशनिंग कॉस्ट, अगर यहां पर आप देखें क्या लिखा हुआ है, 250 इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ द प्लांट। तो 250 हम एज इट इज 250 लिया, उसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी शामिल है और कमीशनिंग कॉस्ट भी शामिल है। डिसमैंडलिंग, अब हम डिसमैंडल कर रहे हैं, मतलब अब वो रिमूव कर रहे हैं वहां से, तो रिमूव करने पे जितना खर्चा आएगा वो हमारे एक्सपेंस में चला जाएगा। एक्सपेंस से मुराद ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। तो ये तो आउटफ्लो सिंपल है। 1.2 मिलियन हमारा आज का है, मल्टीप्लाइड बाय 1.09 की पावर, ये 4 पावर क्यों ली? क्योंकि पहले साल वो एप्लीकेबल नहीं था। और इसका भी ले लें 80 मल्टीप्लाइड बाय 1.09 की पावर 4, ये कितनी अमाउंट आ गई? 1.69, और ये कितनी आ गई? 113 या 112 पॉइंट जो भी आ रहा है। सॉरी, डेप्रिसिएशन नहीं, वो तो उसके अंदर पहले चार्ज हो रही होती है, वो उसके अंदर शामिल है यार, 250 के अंदर सब कुछ शामिल है। अब तो एक्चुअल खर्चा हुआ है आपका, और वो डेप्रिसिएशन आप जब ऐड बैक करते हो वापस, तो प्लस ही कर रहे हो ना एक तरह से। डेप्रिसिएशन तो हम माइनस नहीं करते कैश फ्लो के लिए। देखो ना, आप डेप्रिसिएशन यानी डेप्रिसिएशन की मद के अंदर आप टैक्स सेविंग ले रहे हो ना, फायदा मिल रहा है ना, वो इनफ्लो है या आउटफ्लो है? एक तरह इनफ्लो है ना। अब जब इनफ्लो, आप सारी कॉस्ट का इनफ्लो वापस ले चुके हैं, तो जब खर्चा होगा तो उसको आउटफ्लो शो कर दो। जो पहले आपकी कॉस्ट लग चुकी है, वो टैक्स के इनफ्लो की मद में वो सारी अमाउंट आप रिकवर कर चुके होते हो, फिर एंड पे जब आपने कोई खर्चा हुआ तो फिर उसको आउटफ्लो शो कर दो।
वो एक पास करता है वो टैक्स डिपार्टमेंट से वो मतलब बताओ कर देते हैं कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को आपने सारा एक्सपेंस आउट ही करना है। जैसे कि यहाँ पे भी यही है आर्ट के क्वेश्चन में भी संजय ने बताया था कि वो कह देते हैं कि थोड़ी डिकमीशनिंग कॉस्ट से वो आपने प्लांट की कॉस्ट में ये तो वही ना टैक्स पर्पस के लिए भी बता रहे हैं कि टैक्स अगर वो टैक्स वाला में अलाउ करता है तो ठीक है, नहीं करता तो ये फिर हम टैक्स पर्पस के लिए लेते ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ वही चलें जी नेक्स्ट, पहले इसकी डेप्रिसिएशन देख लो। अच्छा, डेप्रिसिएशन का क्या लेना है, माइनस प्लस माइनस करना है या टैक्स सेविंग लेना है? पहले बुक वैल्यू लिख लो, फिर डेप्रिसिएशन लिख लो, फिर रेजिडुअल वैल्यू भी है इसके अंदर। हाँ जी, बुक वैल्यू बताएं जरा, अगर आपने क्वेश्चन तो किया हुआ है ना सबने। 250 मिलियन रेट क्या 15%, मल्टीप्लाई कर दे 0.85 212.5 मल्टीप्लाई बाय 85%, 180.6, 154, 131। फिर डेप्रिसिएशन इसका 15% बता दें, 37.5, 31.9, 27, 23, 19.65। इसकी रेजिडुअल वैल्यू बता दें आखिरी साल की, 111। तो रेजिडुअल वैल्यू का हमने क्या दिया, 130। रेजिडुअल वैल्यू को फाइंड किया ना ये। हाँ जी, गेन या लॉस, गेन ऑन डिस्पोजल। चलो जी, जो तो करते हैं ना डायरेक्ट उनको तो मुझे लगता नहीं मसला आएगा, लेकिन यहां पर हो सकता है मसला आपको आ जाए टैक्स सेविंग वाला। तो निकालते हैं टैक्स सेविंग जरा, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। हाँ जी, 37.5 का ले 30% है ना, हाँ जी ले 30%, 11.25, 31.9 का 30%, 9.57, 8.1, 6.9। अब इसका बताएं कितना किया आपने, कैसे करोगे भला? 9, इन दोनों को पहले माइनस करेंगे, ये प्लस नहीं हो रहे क्योंकि एक गेन है एक डेप्रिसिएशन। अगर ये लॉस होता तो प्लस कर देते। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, जो नेट अमाउंट आएगी उसके ऊपर टैक्स सेविंग ले लेंगे। तो कितनी अमाउंट आ गई, 17.65 मल्टीप्लाइड बाय 30, 5.67, 5.27 को 5.3 कर देते, या 27 ही करते जी। नहीं, वो तो ऐड है कॉस्ट के अंदर पहले ही। अब तो हमारा आउटफ्लो हो रहा है। उसने बोला कि आखिरी साल मतलब आखिरी साल हमारी डिसमेंटलिंग कॉस्ट इनकर्ड हुई, और जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है ना वो कॉस्ट के अंदर ऑलरेडी ऐड कर चुके होते हैं, वो डेप्रिशिएट हो चुकी हो रही है साथ साथ। जब उसने बोला कि हम हर साल नहीं करते हैं, तो उसे अलाउ नहीं करते, टैक्स वाले तो अलाउ नहीं करेंगे ना हर साल डेप्रिसिएशन क्या डिसमेंटलिंग को नहीं अलाउ करेंगे वो हर साल। उन्होंने कहा कि जब इतने रोड तभी अलाउ क्या हुआ, क्वेश्चन की लाइन लिखी हुई है कि जब इनकम होगा तभी चल देखें यहां पर है, वो कहता है ए रिफंडेबल अराइज ड्यूरिंग द डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर अलाउड एज एन एक्सपेंस बाय द टैक्स अथॉरिटीज व्हेन दे आर इनकर्ड। तो वो हम अलाउ करेंगे, वो हम माइनस करेंगे। वो जो टैक्स वाला अलाउ कर रहा है ना वो हम माइनस तो करेंगे, लेकिन अभी तो हम टैक्स सेविंग ले रहे हैं, वो तो एज एन एक्सपेंस है हमारा। अगर वो एक्सपेंस हमें अलाउ कर देता है तो वो हम एज इट इज, जब यहां पर आप लोग ये बना रहे हो ना, ये तो अभी डेप्रिसिएशन है ना, यहां पर हम अलाउ करवाएंगे, उस पर टैक्स लेंगे। जब वो नेट करेंगे उसके अंदर, इसके अंदर सबके अंदर ऊपर टैक्स आएगा, लेकिन अभी हम ले रहे हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन को।
ये डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग आ रही क्योंकि ये हमारा नॉन कैश आइटम है। हाँ जी, अब यहां पर आ जाए रेंटल इनकम हमारी होगी, डिसमैंटलिंग कॉस्ट हो गई, डिसमैंटलिंग कॉस्ट कितनी आएगी जी 1.69, वो यहां पर आ जाएगी। ठीक है, बैड डेट्स हमने अभी नहीं लेने क्योंकि बैड डेट्स की हमने टैक्स सेविंग ले लेनी है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज और यहां पर हम लिख देते हैं टैक्स कैश फ्लो। हाँ जी बताएं टैक्स कैश फ्लो कितने हैं आगे, कितना 80 95.24 112.97 133 पॉइंट और 154.97। अब हम इसके ऊपर टैक्स ले लेते हैं। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। ट्वेंटी 28.57 33.89 39.9 46.5। अब हमने ये एक वर्किंग कंप्लीट की, यहां पर माइनस करके बता दो ये कितना आ गया 56 66.67 79 हाँ जी, हम क्या करेंगे इस बैलेंस को डायरेक्ट वहां पर लेकर जाएंगे और लिखेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। फिर डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग ले लेंगे, या अगर आपने पहले डेप्रिसिएशन यहाँ माइनस की तो वहां जाकर एड बैक कर देंगे। इसी तरह बैड डेट्स अगर यहाँ पहले माइनस की है वहां जाकर एड बैक कर देंगे, वरना बैड डेट्स की और नॉन कैश आइटम जितने भी हैं या इरेगुलर एक्सपेंस हैं जो हमारे जिसे हम आउट ऑफ फैमिली एक्सपेंसेस कहते हैं, वहां जाकर लिखकर उसकी टैक्स का इफेक्ट भी ले लें। ठीक है, इससे ये होगा कि इस सवाल के अंदर आपका वो बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनेगा, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं नेट टैक्स कैश फ्लो, जो हमारे पास 80 आ गया, दूसरा कितना आया था 56 आ गया, 67 इसको कर लो 79 67 79 93 108 ठीक होगी बात। अब यहां पर आप ले ले टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन, वर्किंग का रेफरेंस लाजमी देना, टैक्स सेविंग ऑन बैड डेट्स, इसका वर्किंग का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग कितनी आई हमारे पास 11.25 9.57 8.1 6.9 5.2। टैक्स सेविंग ऑन बैड डेट्स, बैड डेट्स कितने हमारे भला 3 के 3 का 30% है 0.9। ये भी टैक्स सेविंग है क्योंकि एक्सपेंस था ना हमारा, ये भी हमारा टैक्स सेविंग आ गया। खत्म हो गया सवाल। यहां पर हम लिख देंगे नेट कैश फ्लो, यहां पर लिख देंगे डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर कितना है 20%,
फिर यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू और यहाँ पर लिख देंगे नेट प्रेजेंट। लेकिन आई कैप अपने ज्यादातर सॉल्यूशन के अंदर ना डेप्रिसिएशन को पहले माइनस करता है फिर वापस ऐड बैक करता है, तो ये तरीका भी अच्छा है। बस ये है कि ये थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ ये जो टेक्स्ट वाली वर्किंग है ना ये आप वर्किंग में कर लिया करो और उसके बाद ये ज्यादा क्वेश्चन भी थोड़ा फिजिबल हो जाएगा। 3 तो पेज लग जाएंगे आपके लेकिन सवाल फिजिबल हो जाएगा। ठीक होगी बात। चलें जी एक और सवाल देखते हैं। ये एक दफा आपने प्रैक्टिस करना है क्योंकि इसके अंदर अच्छी बातें हैं। मैं कहता हूं कि एक दफा खुद से प्रैक्टिस करो तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। 16 नंबर का आया स्प्रिंग। इवेल्युएट बोथ ऑप्शन बाय यूजिंग द एनपीवी। रिकमेंड बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ये सवाल थोड़ा सा रूटीन से हट के आया और इतना बड़ा क्वेश्चन था तो बच्चे परेशान हो गए। हालांकि क्वेश्चन आसान था। आपको पता है जितना बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसके अंदर कैलकुलेशन कम होती है, छोटे क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो Zaz Limited launched a product called Zinc 2 years ago and prepared a 5 years projection for it। कहता वो एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, 5 साल की प्रोडक्शन प्रोजेक्शन कर। In the first year Zinc performed well and achieved all milestones। कहता सारे टारगेट उसने पूरे कर दिए। However, in the second year, the machine used for production of zinc developed certain operational issue. While ZL has able to maintain the production of the original estimate quantity, the quality of zinc was significantly affected, resulting in lost sales. ZL is now considering either replacing the machine, कहता या तो मशीन रिप्लेस कर दो या continue with zinc production या एंड डिसकंटिन्यू जिंक प्रोडक्शन। कहता है या तो वो कहता है कि रिप्लेस करके उसको कंटिन्यू कर ले या फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दे। अब वो आपके पास ऑप्शन है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल कि हम इनमें से कौन सी ऑप्शन ले। ये सीधा सीधा वैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल है कि वो जी मशीन रिप्लेस करनी चाहिए या मशीन रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। हाँ वहां पर हम क्या देखते थे, वहां पर कंट्रीब्यूशन देखते थे और कॉस्ट सेविंग देख लेते थे। इसमें हमने क्या देखना है उसकी एनपीवी, दोनों के कैश फ्लो देख लेंगे दोनों ऑप्शंस पे और उनकी एनपीवी फाइंड कर लेंगे। जिसकी एनपीवी हमें बेस्ट लगेगी हम वो कर लेंगे। ओरिजिनल एस्टिमेट ZL purchased an old costing machine 120 million for production and had incurred an overhaul expenses 25 million। अच्छा ये किस साल से काम शुरू हो रहा है? पहला 2 साल तो गुजर चुके हैं, 2 साल। अब तीसरे साल पर आप ये अंदाजा लगा रहे हो कि आज अगर हम इसको बेच देते हैं तो जितने कैश फ्लो होंगे वो आज ही आ जाएंगे, वो प्रेजेंट वैल्यू ही होगी। या अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कौन कौन सा साल होगा, जो ईयर 2 होगा वो समझा जाएगा 0, ईयर 3 समझा जाएगा 1 और इस तरह से आपने देखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी फेल हो गए थे क्योंकि 16 नंबर का सवाल अगर बंदे के हाथ से निकल जाए तो पीछे पे मार्जिन कम बच जाता है। कहता है उसने कहा कि जी एक पुरानी मशीन खरीदी है, बाहर जाके बता दे जो बताना है। उसे क्या सिंपल मैं आ जाता हूं बस नाश्ता करवा देना हमारे वहां। हाँ जी वो कहते हैं कि जनाब एक पुरानी मशीन 120 मिलियन में हमें मिल जाएगी और 25 मिलियन उसके ऊपर ओवरहॉलिंग पे एक्सपेंसेस आएगा। इसका मतलब है वो उसकी वैल्यू क्या होगी 145। ये आपका जो साल है ना वो समझो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5 होगा। ये हमारा जो ईयर 2 है ये हमारा 0 साल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इस तरह से हमारे ये साल बनेंगे क्योंकि 2 साल के बाद ये डिसीजन ले रहा है कि आज वो बेच दे या फिर आगे चलाए। अगर वो बेचता है तो जो कुछ आज मिलेगा उसे वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू, अगर वो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी चलाने वाले से तो वो कहेगा जी डिसकंटिन्यू कर दें, अगर डिसकंटिन्यू की प्रेजेंट वैल्यू कम होगी तो वो कहेगा चलाते रहो। As per ZL policy, the machine was depreciated 25%, reducing balance. It was anticipated that the residual value would be equal to its return on value at the end of the 5th year.
Initial investment in working capital is 20 million with no further addition and only 25% of the investment would be realized. लो जी आगे बात बैड डेट्स की, तो कितने बैड डेट्स हुए? 25% या 75%? 75% बैड डेट्स है क्योंकि सिर्फ 25% रियलाइज हो रहा है. A warehouse was rented for a 5 years period at an annual rent 5 million subject to an annual increase 10%. Early termination of agreement would incur penalty 6 month rent. अब देखें ये चीज चली जाएगी डिसकंटिन्यू में. देखिए अगर हम चलाते हैं अभी तो फिर तो हम रेंट देते रहेंगे, और अगर हम टर्मिनेट कर देंगे तो फिर हमें वो पेनल्टी पड़ जाएगी, वो उसका आउटफ्लो हो जाएगा और जो रेंट है वो इसका आउटफ्लो हो जाएगा. ये बात क्लियर होगी? Production and sales were estimated 40,000 units per annum for all years. However, in the second year, only 15,000 units were sold due to quality issue. कहता है कि हमने प्रोडक्शन और वो पर एनम ये किया था all years में. However, in the second year, only 15,000 units are sold due to quality issue. 15,000 इशू सिर्फ सेल हुए थे दूसरे साल पे. अब the sale price for the first year is 1500 with the annual increase in 10%. Variable cost 650 with fixed cost other than rent associated with the 1.5 million per annum. अच्छा अगर आप यानी अपना वो बंद कर दोगे तो फिर आपका जो स्टॉक होगा वो भी बिकेगा. जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा होता है ना वो भी सेल करके आपने अपना इनफ्लो शो करना है, कॉस्ट सारी सेव हो जाएगी. कहते हैं बोथ कॉस्ट आर सब्जेक्ट टू 7% इंक्रीज वेटेड एज, और टैक्स फ्री है, इसका मतलब टैक्स से भी जान छूट गई. ऑल कैश फ्लो अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर एक्सेप्ट अदरवाइज स्टेटेड. ये तो हो गया हमारा नॉर्मल एनपीवी. अब आ जाता है रिप्लेस द मशीन एंड कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन ऑफ जिंक. A Chinese supplier has offered the opportunity to trade in the old machine 60 million and upgrade the latest machine for the additional investment 100. कहता है कि हमारे पास चाइनीज कंपनी है, उसने कहा कि पुरानी मशीन मुझे दे दो 60 मिलियन में और 100 मिलियन वाली अपग्रेड द लेटेस्ट मशीन फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 मिलियन. तो हमारा आउटफ्लो कितना है? 100 मिलियन. क्योंकि पुरानी मशीन दे रहे हैं, नई मशीन ले रहे हैं और एडिशनल पैसे कितने दे रहे हैं? 100 मिलियन. This would help ZL in maintain the production of zinc at standard quality remaining period of the project. कहते हैं इससे क्या होगा? आपकी वो क्वालिटी मेंटेन रहेगी और आप रिमेनिंग पीरियड के अंदर काम कर सकते हो. At the end of the project, selling this upgrade machine is 15% with the 15% profit above its WDV. जितनी उसकी WDV पड़ी होगी 15%, मतलब इसमें गेन ऑन डिस्पोजल ही आना है. ZL can negotiate a contract with the existing customer to sell the existing stock 85% of the, ये उसके लिए है डिसकंटिन्यू के लिए. दो बातें बताई जा रही है साथ, कुछ डिसकंटिन्यू का डाटा बताया जा रहा है और कुछ कंटिन्यू का. ये क्या कहता है कि अगर आप नहीं चलाओगे तो जो आपका स्टॉक पड़ा होगा वो कितने का बिक जाएगा? अपनी असल कीमत का 85%. Replace the machine and continue with the production of zinc. Whether ZL can negotiate contract with an existing customer to sell the existing stock. वो कहता है कि उस जो अपने कस्टमर को कह रहा है कि वो जो पुरानी मशीन से बना हुआ स्टॉक पड़ा हुआ है. ZL can negotiate a contract with existing customer to sell the existing stock of zinc 85% of the price based on the original estimate. जाहिर सी बात है आगे तो नई मशीन तो चलाएगा लेकिन वो जो पुराना खराब स्टॉक पड़ा है वो भी उसके साथ एग्रीमेंट कर रहा है. The new machine is expected to reduce variable cost 8% as compared to the original estimate. All other information would remain the same. अब आ जाता है डिसकंटिन्यू का. ये है कि अगर वो कंटिन्यू करेगा, ये है जनरल इंफॉर्मेशन 2 साल तक की, ये है इंफॉर्मेशन रिप्लेस करने की और ये है इंफॉर्मेशन बिजनेस बंद करने. वो ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ये थी कि आपका सेल कितना होता है, किस प्राइस पे सेल होता है, आप बना कितना रहे हो, वो सारी बातें. Under this option, the existing stock would be sold 80%. The price based on the original estimate. Machine would be sold at 50 million. As is where is basis. जहां पड़ी है वहां से ले जाएगा.
35% और वर्किंग कैपिटल वुड बी रियलाइज्ड। ये हमारे अब सारे इनफ्लो हैं। पुराना स्टॉक इतने का बिक जाएगा, मशीन इतने की बिक जाएगी, वर्किंग कैपिटल इतने का बिक जाएगा, ऑल अदर इंफॉर्मेशन वुड रिमेन कंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल एस्टिमेट। कहता बताएं जनाब, हमने सिंपल ये करना है कि इसके साथ मिला के एनपीवी फाइंड करनी है और इसके साथ मिलाकर एक ही साल के कैश फ्लो देख लेने। अब ये सवाल पढ़ते हुए टाइम भी लगा बच्चों का, थोड़ी सी परेशानी भी हुई कि किसको किसके साथ एडजस्ट करना है, लेकिन जब हल करने लगे तो तकरीबन ये 15 मिनट के अंदर क्वेश्चन हल हो। जो ये ऑप्शन है ये तो तकरीबन 2 मिनट में हल हो जाती है। सिर्फ आपने क्या पुराना स्टॉक बेचना है, मशीन के पैसे आ गए आपके पास, 35% वर्किंग कैपिटल है, जितने कैश फ्लो आया, कितने खर्चे हुए, इसमें खर्चा वाला कौन सा हुआ? एक वो रेंट की पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वो बंद कर देते हैं ना तो आपका रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इनको आपने कल 2 सवाल करके आने हैं, एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 3, जैद लिमिटेड वाला और सानिया लिमिटेड वाला। और ये ना आपने एंड जरूर करना है, मतलब आपके पास एनपीवी सबकी होनी चाहिए। आपने ये कहना ही नहीं है कि शुरू किया था समझ नहीं लगी, कंप्लीट हर हाल में करना है। बाद में देखते हैं उसमें कौन कौन सी बातें। हाँ, इसमें एक आपको मसला आएगा, सॉल्यूशन देखोगे तो मसला आएगा, सॉल्यूशन नहीं देखोगे तो मसला नहीं आएगा। वो इसके अंदर ये मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्टिंग है। अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना, सॉल्यूशन समझ लगना है और ना फिर आपसे सवाल होना है, फिर कॉपी पेस्ट ही होना है और मुझे पता चल जाना है। ठीक है, तो इसलिए खुद करना, गलत हो जाएगा ना होने देना, लेकिन एनपीवी फाइंड लाजमी करना। ठीक है।